नमस्कार दोस्तों। आम्रपाली द अनटोल्ड स्टोरी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपको बता रहा था, 2014 का साल हमारे लिए काफ़ी ख़ास रहा, क्योंकि अगस्त 2014 में फाइनली आम्रपाली ड्रीम वैली विला का काम शुरू हुआ और गतिविधियां तेज़ हो गई। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर थी। और पहले साइट पे तकरीबन हम 15 दिनों में एक बार जाया करते थे, लेकिन जब काम शुरू हुआ तो हमारी उत्सुकता बढ़ गई और हम हर हफ्ते वहाँ पे जाना शुरू कर दिए, ताकि चीज़ों का जायज़ा लिया जा सके। क्योंकि हमें बहुत उत्सुकता थी कि अब तकरीबन 3 साल के बाद ये काम कैसे होगा और कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। और दोस्तों, मैं वहाँ पर अकेला ही नहीं था, कई लोग जो ड्रीम वैली के दूसरे बायस थे वो भी आते थे और उनसे मुलाकात होती थी। वहाँ पे ड्रीम वैली के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स भी रहा करते थे, जिनसे हमारी अक्सर बातें हुआ करती थी। ख़ास करके मुझे एक आदमी का ध्यान आ रहा है, वो थे मिस्टर अमजद खान। तो उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, काफ़ी अच्छी डील डॉल के, मुजफ्फरनगर के रहने वाले। वैसे जैसे उनकी शरीर की बनावट थी, स्वभाव उनका काफ़ी अच्छा था और मेरे से बहुत नरमी से और बहुत अच्छे से पेश आते थे। और अक्सर मैं वहाँ साइट पे जाके उन्हें याद करता था और उनके साथ फिर मैं वहाँ जहाँ हमारे साइट पे काम हो रहा होता वो जाता था और वो मुझे बताते थे कि सर देखिए ऐसे ऐसे हो रहा और ऐसे चीज़ें होंगी। बाकी मिस्टर तिवारी जो जनरल मैनेजर थे, उनसे तो हमारी दोस्ती बरकरार थी ही, मगर ये दो अलग अलग चैनल थे। क्योंकि तिवारी जी बहुत सारी चीज़ें कहते थे, तो जिनकी पुष्टि मैं अमजद से किया करता था, क्योंकि ये अमजद मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थे और तिवारी जी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के थे। तो चूँकि इन दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग रहता है, इसलिए मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो भी बातें मुझ तक पहुंच रही हैं वो कितनी सही हैं और आम्रपाली की फर्दर प्लानिंग क्या है, ताकि मैं वो जान सकूं। तो मुझे अक्सर दोनों के स्टेटमेंट्स में समानता ही दिखती थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि जैसा कि तिवारी जी कह रहे हैं, आम्रपाली के मैनेजमेंट का भी कुछ वैसा ही प्लानिंग है। तो दोस्तों, काम इसी तरह से चलता रहा और 2014 का साल ख़त्म हो गया। अब हमें थोड़ा सा इस बात का आश्वासन होने लगा था कि काम जिस तरह से चल रहा है, शायद अगले 1 साल के अंदर हमें अपने घर का पोजीशन मिल जाएगा। और लोगों में भी काफ़ी उत्सुकता बढ़ रही थी। और दोस्तों, मुझे अक्सर फ़ोन आया करते थे रियल इस्टेट डीलर्स के। कई फ़ोन आया करते थे और कई बार मुझे तो लोगों के इंडिविजुअल कॉल्स भी आया करते थे। वैसे ड्रीम वैली की जब बुकिंग हुई थी तो इसका ऑफिशियल रेट 3500 पर स्क्वायर फीट का था और इस पे वो फर्दर वो डिस्काउंट भी दिया करते थे, जो कि बाद में उन्होंने डिस्काउंट देना बंद कर दिया था। उनकी तकरीबन सारी यूनिट्स बिक चुकी थी। लेकिन दोस्तों, मैं बताऊं, 2015 का साल ऐसा था कि रियलिटी में काफ़ी हलचल थी और आम्रपाली के प्रोजेक्ट के को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह था। क्योंकि जैसा आपको पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि काफ़ी
अ, बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार थे और बहुत लोग उनको आइडियलाइज़ करते थे। वो आम्रपाली के ब्रांड एम्बेसडर थे और अक्सर उनके इश्तहारों में आया करते थे। तो उसकी वजह से आम्रपाली की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी और मुझे लगता है कि 2014 और 2015 में काफ़ी लोगों ने इनके कई प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स खरीदे थे। हमारे ड्रीम वैली विला में तो बहुत सारे यूनिट्स खाली नहीं थे, लेकिन फिर भी कई नए बायर्स भी 2014-15 में आए थे जिनका लॉगिन रेट डेफिनेटली ज़्यादा था। अ, हो सकता है कि वो रेट तकरीबन 4000 के करीब होगा, क्योंकि जो इनिशियल रेट 3500 का था वो शुरू के वक्त के लिए था, 2011 का था। तो अब ये 2015 का साल था, तो नेचुरली रेट्स बड़े थे। और जैसा कि मैंने बताया, मुझे अक्सर फ़ोन आया करते थे और दोस्तों मैं बताऊं, मुझे तकरीबन 5000 पर स्क्वायर फीट तक के ऑफ़र आया करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे ये सोच के बहुत तसल्ली होती थी कि ये इन्वेस्टमेंट शायद हमारे लिए सही है, क्योंकि 5000 का रेट ऑलमोस्ट जो मेरे लॉगिन रेट से ऑलमोस्ट डबल था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, ये बहुत सुकून का विषय था। लेकिन जब भी इस तरह के फ़ोन आया करते थे, मैं बहुत पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया करता था, ये कह के कि अच्छा है, ठीक है, आपने मुझे फ़ोन किया उसका धन्यवाद, लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं एक्चुअल यूज़र हूँ और ये घर मैंने अपने रहने के लिए ख़रीदा है, अपने परिवार के लिए ख़रीदा है, अपने बीवी अपने बच्चों के लिए ख़रीदा है। तो मैं इसे बिल्कुल बेचना पसंद नहीं करूँगा। वैसे आप कोशिश करेंगे तो आपको कहीं और मिल जाएगा। तो ऐसे मैं रिफ्यूज़ कर दिया करता था, ऐसे जो क्यूरियस बायर्स या डीलर्स मुझे फ़ोन किया करते थे। तो 2015 का साल चलता रहा और जैसा मैंने बताया, ऑलमोस्ट मैंने 95% पेमेंट कर दी थी। तो मुझे पता था कि जो बाकी 5% पेमेंट है वो पोजीशन के समय ही देना पड़ेगा। तो ये चलता रहा। वहाँ पे साइट पे कई लोग मिलते थे जिनसे मेरी जान पहचान होती थी। लोगों में बहुत एक पॉजिटिव एक सेंटिमेंट्स था और काफ़ी अच्छी बातें किया करते थे, अपनी प्लानिंग किया करते थे। तो खैर, और तो दोस्तों, सब कुछ अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद 2015 के अंत या 2016 के शुरुआत में हमें अपने घर की पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन अचानक जून जुलाई के बाद वहाँ पे साइट पे जो काम होने की रफ़्तार थी वो काफ़ी धीरे होने लगी और हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले अगस्त 2014 से लेके जून 2015 तक काम काफ़ी रफ्तार से बढ़ता रहा दोस्तों। और बिल्कुल वहाँ पे खाली ज़मीन थी, वहाँ से लेके उन्होंने तकरीबन 15 ब्लॉक्स के उन्होंने स्ट्रक्चर पूरे खड़े कर दिए थे और वहाँ पे अंदर प्लास्टर भी हो गया था और सारी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की जो लाइंस थी उन्होंने दे दी थी और फिटिंग होनी बाकी थी। तो वहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि अगले 8 से 12 महीने के अंदर फर्स्ट लॉट ऑफ विलास की डिलीवरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसमें फिनिशिंग का ही काम था और उसमें इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था। हाँ, ये और बात है कि किसी भी टाउनशिप में रहने के लिए वहाँ पे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी भी चाहिए। तो तकरीबन आधा उन्होंने सीवरेज का काम किया हुआ था, बाकी वो सड़कें वगैरह बनाने की कार्रवाई में लगे हुए थे। और हम ये मान के चल रहे थे कि जब फर्स्ट लॉट ऑफ
फर्स्ट लॉट ऑफ पोजीशन वो देंगे अगले 1 साल के अंदर, तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमियां हो, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और डिलीवरी बढ़ेगी, शायद उसके साथ साथ ये सारी भी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं था। लेकिन जब जुलाई 2015 में अचानक काम की रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई और यदि ऐसा कहें तो काम ऑलमोस्ट बंद हो गया, तो हमें हमारी चिंताएं बढ़ने लगी। और उसके बाद मैं जब उनके फेसबुक अपडेट्स को देखा करता था, तो मुझे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। मैंने ये देखना शुरू किया कि जून 2015 के बाद जो उनके अपडेट्स आते थे, ऑलमोस्ट वीकली अपडेट्स आते थे सारे प्रोजेक्ट्स के। तो मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो वो क्या करते थे कि वो रिपीट कर दिया करते थे। तो चूँकि मैं काफ़ी उसको कीनली ऑब्ज़र्व करता था, तो मुझे पता चल गया कि ये जो इनका कंस्ट्रक्शन अपडेट है ये बिल्कुल झूठा है, क्योंकि ये अपडेट पहले का है, पुराना है, और इन्होंने इस वीक के लिए अपडेट दिया है। इसका मतलब वहाँ पे काम हो नहीं रहा है। और ये वाकई हमारे लिए चिंता का विषय था। और मैं आम्रपाली के दफ्तर में जाके मैंने बाकायदा इस चीज़ को की बात की, वहाँ साइट पे भी गया, अमजद से भी इस बारे में बात हुई, और तिवारी जी से तो मैं मिलता ही रहा था। उनसे भी मैंने कहा कि सर आप तो बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर पोजीशन मिलेगा, मगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे काम तो हो नहीं रहा है। तो तिवारी जी कहते थे कि हाँ, अभी कुछ हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है लेबर वगैरह की, अभी कुछ फ़ंड की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए काम की रफ्तार हमने धीमी कर दिया। मगर आप घबराइए मत, जैसे ही ये समस्या पूरी होगी हम डबल लेबर लगा के जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे। तो उनका ये कहना हमारे लिए काफ़ी रीअश्योरिंग था। लेकिन दोस्तों, तिवारी जी के ऐसा कहने के बावजूद भी आने वाले समय में वहाँ पे मुझे काम की रफ्तार में कोई तेज़ी दिख नहीं रही थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जितने भी लेबर्स पहले दिख रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और दोस्तों, ये सिलसिला अगले 2-3 महीने तक चला, और अक्टूबर नवंबर 2015 तक ये साफ हो गया कि आम्रपाली के तकरीबन सारे प्रोजेक्ट्स में काम बंद हो गए हैं। और आम्रपाली का जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है वो बेसिकली इस बात को झुठलाने की कोशिश करता है, मगर वस्तु स्थिति ये थी कि वहाँ आम्रपाली ग्रुप के अंदर वाकई कोई काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम थी और उनके सारे प्रोजेक्ट्स में काम बंद हो गए थे। और धीरे धीरे सारे बायर्स के बीच में ये बातें फैलने लगी, और रोज़ अखबार में आम्रपाली को लेके बहुत सारी चीज़ें आने लगी। और एक दिन हमने अखबार में ये भी पढ़ा कि आम्रपाली के सेक्टर 62 के दफ्तर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, और वहाँ पर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने सीज़ किए हैं, और बहुत बेनामी कंपनियों की डिटेल्स भी उनके पास मिली है, और बहुत पैसे आम्रपाली के फ़ंड से डाइवर्सन के प्रूफ्स भी मिले हैं, और उसमें आगे कार्रवाई होगी और आम्रपाली से पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ये सारी जो खबरें थी हमारे लिए चिंता का विषय था। लेकिन आम्रपाली के जो सीएमडी थे मिस्टर अनिल शर्मा, उनके स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे थे। आम्रपाली का अपना एक फेसबुक पेज है, और एक डॉक्टर अनिल शर्मा के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है, आम्रपाली के नाम से भी उनका ट्विटर हैंडल है, जिस पे वो बाकायदा अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी पॉजिटिव वे में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते थे, और लगातार बायर्स को ये संदेश देने की कोशिश करते थे कि हमारे प्रोजेक्ट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अभी फ़िलहाल कुछ टेम्प्रेरी ऑब्स्टेकल्स है जो आने वाले समय में दूर कर दिया जाएगा। लेकिन आम्रपाली के सीएमडी के इतने स्टेटमेंट के बावजूद भी लोगों में निराशा फैल रही थी, और लोग काफ़ी इस बात से चिंतित थे क्योंकि ये तकरीबन सारे ही प्रोजेक्ट्स में बायर्स ने 85% से लेकर 95% पेमेंट कर दिया था। यदि मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो तकरीबन
80% लोग जिन्हें मैं जानता था या जिनसे हमारी बातें हुई या जो अपने विचार फेसबुक वगैरह पे डालते थे, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोस्टली बायर्स ने हमारे प्रोजेक्ट में 90-95% पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, इतना पेमेंट करने के बाद ये बहुत नेचुरल सा है कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, लोग अपनी मेहनत की कमाई को लेके परेशान होंगे। और क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में जितने लोगों को मैं जानता था वो इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक्चुअल यूज़र थे। तो ये स्वाभाविक था कि वो आम्रपाली के प्रोजेक्ट में काम रुकने की वजह से परेशान होंगे। तो दोस्तों, ऐसा सब कुछ चल रहा था। और जब वहाँ पे प्रोजेक्ट में किसी तरह की हलचल नहीं हो रही थी और कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आ रही थी, तो तब मैंने सोचा कि अब ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे अंग्रेजी में कहावत है दोस्तों, समटाइम्स यू नीड टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हमेशा ऐसा ही रहा है। मेरी ज़िंदगी आसान नहीं रही है, बहुत मुश्किल रही है। वो कैसी रही है वो मैं किसी और वक्त में बताऊंगा। मगर मुझे कोई भी चीज़ ज़िंदगी में बहुत आसानी से नहीं मिलती है और मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं मेंटली उसके लिए तैयार रहता हूँ। तो जब हमारे प्रोजेक्ट में काम रुक गया तो मुझे लगा कि चलो ये तो अपना काफ़ी बड़ा जाना पहचाना सा टेरिटरी है। भाई, पहले सोच रहे थे कि पैसे लगा दिए, अब फ्लैट से आप विला में जाके शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर बैठ के और अपना गम खुद से ही जीने से बेहतर है कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। तो दोस्तों, मैंने उस समय आम्रपाली ड्रीम वैली विला के नाम से एक फेसबुक का पेज बनाया। ये 2015 की बात है और वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स और अपने कमेंट्स पोस्ट करने शुरू किए। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। कुछ लोग वहाँ पे आए और वो पोस्ट देखा करते थे, तो कई बार कमेंट भी नहीं किया करते थे, कई बार कमेंट किया करते थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो गई है। और उसके बाद मैं वहाँ साइट पे जाके लोगों से मिलने की कोशिश करने लगा ताकि दूसरे भी जो बायर्स हैं उनसे मेरी जान पहचान हो और उनके मन में क्या चल रहा है कम से कम उसका जायज़ा हो। दोस्तों, ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट 3 अलग अलग हिस्सों में है। एक तो हमारा ड्रीम वैली 1 विला का प्रोजेक्ट था जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स का था। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो था ड्रीम वैली हाई राइज़ का, जिसमें तकरीबन 60 के करीब हाई राइज़ टावर्स बनाने की प्लानिंग थी। जो शुरू के टावर्स 25 फ्लोर्स के थे और बाद में शायद उनके 35 फ्लोर्स करने की योजना थी। और ऐसा ही एक इंचेंटे का प्रोजेक्ट था जो सबसे बाद में लॉन्च किया गया था, तो जिसमें शायद 8-10 टावर्स थे। तो दोस्तों, जब भी मैं वहाँ साइट पे जाता था तो मुझे केवल अपने प्रोजेक्ट के नहीं दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी लोग दिखते थे, क्योंकि उसका सेल्स ऑफिस एक ही था, उसका एंट्रेंस एक था। मगर मेरी कोशिश ये थी कि मैं अपने प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा करूं। तो दोस्तों, ये जद्दोजहद चल रही थी। इस बीच मैंने कई दूसरे बायर्स की यूनियन के बारे में सुना, क्योंकि उनके भी फेसबुक के ग्रुप्स थे और उनके पोस्ट आते रहते थे। मैंने कई फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन भी कर लिया इस उम्मीद में कि शायद वो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे मदद मिल सकती है। मुझे याद है एक
एक नेफोआ का ग्रुप था, वहाँ अभिषेक थे और उनसे मेरी मुलाकात स्टार मॉल, ये मयूर विहार फेज़ 1 में हुई थी। वहाँ पे शायद उन्होंने फेसबुक पेज पे ही एक पोस्ट किया था कि जितने बायस हैं आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट के वहाँ पर आएँ और हम आगे की अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो डेवलप करेंगे। तो वहाँ अभिषेक से मुलाकात हुई। वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के शायद मुझे याद नहीं कोई था या नहीं, मगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के काफ़ी लोग थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे अपने प्रोजेक्ट के लोग मिले या ना मिले, कम से कम दूसरे भी जो आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो चूँकि हम सबों की समस्या एक ही थी कि आम्रपाली के प्रोजेक्ट में काम रुका हुआ था और हम चाहते थे कि काम आगे शुरू हो। हमने कहा ठीक है, ये अच्छा मंच है और यहाँ पे जुड़ने से मुझे कम से कम एक रोड मैप दिखेगा कि आगे की लड़ाई कैसी करनी है। तो दोस्तों वहाँ पर मैं गया और अभिषेक से मेरी जान पहचान हुई। अभिषेक ने मुझे काफ़ी पसंद किया क्योंकि उन्होंने कहा कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप बोला कीजिए, क्योंकि आपके बोलने से यहाँ पे बायस पे काफ़ी जोश आता है। मुझे नहीं पता कि मैं लोगों में कितना जोश पैदा करता हूँ, मगर मुझे शुरू से ही बोलने का शौक़ रहा है और लोगों से बातचीत करने का शौक़ रहा है। और मैं जब बोलता हूँ तो दोस्तों मैं दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच समझ के नहीं बोलता कि मुझे क्या करना, मुझे क्या बोलना है और क्या पॉलिटिकली करेक्ट है। और मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, मैं तैयारी नहीं करता हूँ, एक्सटेम्पोर मेरे दिल में जो आता है और मुझे लगता है ये सही है, मैं बोलता हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभिषेक को भी ये बहुत पसंद आया और मैंने बोला और काफ़ी लोगों में मैंने देखा कि काफ़ी उत्साह है, क्योंकि वहाँ पे सारे चेहरे मैं देख रहा था काफ़ी उदास से थे, काफ़ी परेशान थे। क्योंकि दोस्तों आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे आ जाता है, आपकी आंखों में आ जाता है। और मुझे देख के बहुत दुख हुआ। दुख तो मुझे खुद अपनी स्थिति पे भी था, मगर मुझे दूसरे लोगों के दुख से मुझे बहुत पीड़ा हुई। मुझे लगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं अपने लेट 20s अर्ली 30s और कुछ 40s में भी हैं, इन्होंने अपने घर का सपना देखा था और ये आम लोग हैं जो इस देश की आर्थिक व्यवस्था को ऊंचाइयों तक ले जाता है। हमारे देश के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इनकी बदौलत करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति या दूसरे लोगों की वजह से नहीं, ये लोग हैं जो कि हमारी इकॉनमी के रियल स्ट्रेंथ हैं। और ऐसे लोग जो हर तरह से हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में, हमारी कंट्री की इकॉनमी को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं और एक ऑनेस्ट सिटीजन की तरह अपने टैक्सेस अपने टाइम पे देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या सर्विस टैक्स हो या एक्साइज ड्यूटी हो या कस्टम ड्यूटी हो, जितने भी तरह के टैक्सेस है। और इंडिया में कुछ टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा ही हैं दूसरे देशों के बनिस्बत। तो इतना सब कुछ देने के बाद यदि ये अपने जीवन की कमाई से एक घर का सपना देखते हैं तो ये क्या गलत करते हैं। और ये सरकार का, ये हमारी व्यवस्था का, ये हमारे सिस्टम का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ये बेसिक नीड को पूरा करे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और ये सोच के मुझे बहुत ही ख़राब लगा कि इन लोगों के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ है। तो दोस्तों मेरा संवाद हुआ उनसे और मेरी बातों को उन्होंने पसंद किया और तय हुआ कि हम इसी तरह से आगे मिलते रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो that's it for today, and I hope you enjoyed what I said, because when I say it all from my heart. So thank you very much for listening to me, and well, take good care of yours. Thank you very much. Bye bye.